क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यूनिट 2 में आपको वैद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने नील्स बोर का परमाणु मॉडल आपको पढ़ाया था और उसमें आपको बताया था कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल में भी कई सारी कमियां रह गई थी। जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल था वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तथा आयन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया। मतलब ऐसे परमाणु जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन था उनके ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया। जीमन प्रभाव, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। जीमन प्रभाव या स्टार्क प्रभाव का अर्थ होता है वैद्युत चुंबकीय विकिरण का चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभक्त होना। चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभक्त होना, ये जीमन प्रभाव या स्टार्क प्रभाव कहलाता है। और दूसरा, यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। नील्स बोर ने यह तो बता दिया कि स्पेक्ट्रम में रेखाएं होती हैं जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है और आते जाते समय जब वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो तब ये रेखाएं स्पेक्ट्रम में बनती हैं। लेकिन जब इन रेखाओं का अध्ययन अति सूक्ष्म स्पेक्ट्रोस्कोप से किया गया तो पता चला कि ये रेखाएं और भी छोटी रेखाओं में विभक्त है, जिसे सूक्ष्म रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसकी व्याख्या नील्स बोर नहीं कर पाया था। तो आगे जाकर फिर इसमें वैद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में खोज हुई, जो जेम्स मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, आपकी बुक में भी है, देखो ये वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, जेम्स मैक्सवेल सन 1880 ने इसके बारे में बताया। तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या है? द्वैत माने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैद्युत इलेक्ट्रो चुंबकीय मैग्नेटिक विकिरण माने रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसके अनुसार वैद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने ये बताया, मतलब ये जो द्वैत प्रकृति है इसके अनुसार वैद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने आपको बताया, ये दिया था जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में। और इनके अनुसार वैद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग के समान गुण तरंग के समान गुण प्रदर्शित करता है, जिन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जो जेम्स मैक्सवेल थे इन्होंने बताया कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण जो है ये तरंग के समान गुण प्रदर्शित करता है, जिन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तरंगे वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। इन तरंगों के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं। मतलब इन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। ठीक है, ये तरंगे विकिरण के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, जिसे विकिरण ऊर्जा कहते हैं। ये जो तरंगे होती हैं लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, जिसे विकिरण ऊर्जा कहते हैं। ये विकिरण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ये जो विकिरण है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जो एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं और उस दिशा के भी लंबवत गति करते हैं जिसमें ये तरंगे संचरित होती हैं, और उस दिशा के भी लंबवत गति करते हैं जिसमें ये तरंगे संचरित होती है। देखिए, जैसे ये चित्र है बुक में आपको दिया गया है, आप भी देख रहे हैं, ये वैद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये जो नीले वाला भाग है ये इसका चुंबकीय क्षेत्र घटक है, और ये जो लाल वाला है ये वैद्युत क्षेत्र घटक है, और ये इसके संचरण की दिशा है। तो ये जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण है ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंधित होते हैं और उस दिशा के भी लंबवत गति करते हैं जिस दिशा में ये संचरित होती हैं। जैसे ये इस दिशा में संचरित हो रही है, संचरण की दिशा है, तो इसके भी ये दोनों जो वैद्युत क्षेत्र घटक और चुंबकीय क्षेत्र घटक है इस दिशा के भी ये लंबवत गति कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये। ठीक है,
तो ये वैद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं, ये विकिरण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं और उस दिशा के भी लंबवत गति करते हैं जिसमें ये तरंगें संचरित होती हैं। ये सभी तरंगें प्रकाश के वेग से गतिमान होती हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये तरंगें निर्वात में भी गति कर सकती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, उसके लिए हम कोई माध्यम थोड़े हमने लगा रखा, उसके लिए कोई हमने पाइपलाइन थोड़े बिछा रखी है कि वहाँ से प्रकाश आ रहा, वो तो अपने आप अनवरत आ रहा है, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये तरंगें निर्वात में भी गति कर सकती हैं। वैद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार की होती हैं जिनकी तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती हैं ये कई प्रकार की होती है जिनकी तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन ये एक साथ मिलकर वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाती हैं। एक साथ मिलकर ये वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाती हैं। इन स्पेक्ट्रमों के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, जैसे रेडियो आवृत्ति क्षेत्र, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, देखिए आपकी बुक में और भी कई सारे हैं लिखे हुए। देखिए लिखा है रेडियो आवृत्ति क्षेत्र, इसकी आवृत्ति 10⁶ हर्ट्ज के लगभग होती है और इसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है। सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, इसकी आवृत्ति 10⁻² हर्ट्ज के लगभग होती है, इसका उपयोग रडार में किया जाता है। अवरक्त क्षेत्र, इसकी आवृत्ति 10⁻13 हर्ट्ज के लगभग होती है, इसका उपयोग गर्म करने में होता है, ताप मेंटेन करने में। तथा पराबैंगनी क्षेत्र, इसकी आवृत्ति 10⁻16 हर्ट्ज के लगभग है, जो सूर्य की विकिरण का एक भाग होता है। तो इस तरह से ये जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण है ये कई प्रकार की होती हैं और ये सब तरंगे एक साथ मिलकर वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो निर्वात में ये सभी प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होते हुए भी गति एक समान होती है। इनकी तरंगदैर्ध्य भले ही अलग अलग होती है, लेकिन इनकी गति एक समान होती है। इनकी गति एक समान होती है और ये तरंगे प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान रहती हैं। ठीक है, तरंगदैर्ध्य भले अलग अलग हो लेकिन इनका वेग एक समान होता है और ये सभी तरंगे प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान रहती हैं। वैद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य तथा प्रकाश के वेग में निम्नलिखित संबंध होता है। मतलब वैद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति न्यू, तरंगदैर्ध्य लैम्डा और प्रकाश के वेग में निम्न संबंध होता है। C बराबर होता है ν/λ। इसे न्यू कहते हैं, ये न्यू है, ये V नहीं पढ़ेंगे इसको आप, इसे आप पढ़ेंगे न्यू। न्यू होता है ये, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू। ठीक है, न्यू वी की तरह से बना देते हैं इसको, थोड़ा सा मोड़ के इस तरह से, जैसे लड़की ने बनाया ऐसे बना देते हैं न्यू। तो न्यू बराबर C/λ होता है। मतलब ये हो गया C बराबर ν/λ, तो न्यू बराबर हो गया C/λ। तो न्यू जो है ये क्या होती है, आवृत्ति, और ये क्या है, लैम्डा, इसे लैम्डा बोलते हैं। ये लैम्डा है, उल्टा वाई जो है ये लैम्डा है, इसे कहते हैं तरंगदैर्ध्य। C बराबर होता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक टर्म और आती है यहाँ तरंग संख्या, वेव नंबर। क्या होता है, वेव नंबर को प्रदर्शित करते हैं न्यू बार से, न्यू के ऊपर ये बार बना देते हैं। तरंग संख्या, प्रति इकाई लंबाई में तरंगदैर्ध्यों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। प्रति एकांक लंबाई में तरंगदैर्ध्यों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। ठीक है, प्रति इकाई या प्रति एकांक पर यूनिट लेंथ में तरंगदैर्ध्यों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। इसका मात्रक तरंगदैर्ध्य के मात्रक का व्युत्क्रम होता है। जो तरंगदैर्ध्य का मात्रक होता है उसका अपोजिट होता है। तरंगदैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर या सेंटीमीटर, तो इसका होगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। तो न्यू बार बराबर 1/λ। तो न्यू बार है तरंग संख्या और लैम्डा हो गई तरंगदैर्ध्य। ठीक है,
तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपकी बुक में ही दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे ये दे रखे हैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 2.3 दे रखा है बुक में, एग्जाम्पल 2.4 और एग्जाम्पल 2.5 दे रखे हैं। तीनों ही न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा पर ही आधारित है। ठीक है, तो चाहे आप बुक में ही देख लीजिए। देखिए 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवृत्ति की गणना कीजिए। तो तरंग संख्या क्या है, न्यू बार बराबर क्या है 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा का मान दे रखा 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को लिख लेंगे, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसे रहने दीजिए, इन्होंने सेंटीमीटर में चेंज किया है, ये आप डायरेक्ट मीटर में ही चेंज करिए। 5800 एंगस्ट्रॉम को मैंने इस पर क्रॉस लगा रखा है, आप देख रहे हैं 5800 गुणा 10⁻−10 मीटर हो गया। तो न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा। तरंग संख्या को न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन 5800 गुणा 10⁻−10। ये भाग दे के आ गया 1.724 × 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 2 घात यहाँ पर कम हो गई क्योंकि 10⁻2 करेंगे। 1.724 × 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। आप मीटर इनवर्स में भी निकाल सकते हैं आंसर। दूसरा, हमें इसमें आवृत्ति की गणना करनी थी। न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और लैम्डा 5800 गुणा 10⁻−10 मीटर। ये भाग दे के आ गया 5.172 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। आवृत्ति का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से एक ये क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें, ये देखिए आप 2.3 ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन 1368 है, ये 1368 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचारक ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यह वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे, फिर उससे पता चल जाएगा किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए एक चीज़ और देखिए आप, जैसे ये आपकी बुक है, बुक में ये स्केल दे रखा है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी किरणें हैं। जैसे गामा किरणें, इनका क्षेत्र हो गया ये 10⁻16 से 10⁻12। एक्स किरणें 10⁻10, UV 10⁻8, IR 10⁻6 10⁻4, सूक्ष्म तरंगे 10⁻2, FM रेडियो तरंगे AM ये 10⁻0 10⁻2, लंबित रेडियो तरंगे 10⁻4 से 10⁻8 है ना। ऊपर ये आवृत्ति है, नीचे तरंग दैर्ध्य दे रखी है। दृश्य स्पेक्ट्रम दिखा रखा है। फिर दृश्य स्पेक्ट्रम जो है, ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम की रेंज है ये 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है। तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में ये 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है। तो देखिए यहाँ इन्होंने ये न्यू का मान दे रखा, किलो हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी ना, और हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी। फॉर्मूला लगाएंगे हम, C बराबर न्यू अपॉन लैम्डा, है ना। C बराबर न्यू अपॉन लैम्डा लगाएंगे हम यहाँ पर। ये लैम्डा इक्वल टू C अपॉन न्यू लिख सकते हैं क्योंकि हमें लैम्डा का मान निकालना। C आवृत्ति होगी C प्रकाश का वेग हो गया वैद्युत चुंबकीय विकिरण का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और न्यू आवृत्ति जो हमें दे रखी। तो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और आवृत्ति हमें दे रखी 1368 किलो हर्ट्ज। इसे हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे, 10⁻3 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये 219.3 mm आ गया। तो यह रेडियो तरंग की अभिलाक्षणिक तरंग दैर्ध्य है। तो ये जो है ये रेडियो तरंग में आता है, ये क्षेत्र यहाँ पे आएगा। ये लंबित रेडियो तरंगे ही हैं 10⁻4 से 10⁻8 रेडियो तरंग क्षेत्र में आएगा। ये क्वेश्चन आसान है, देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा, लेकिन इसमें बस न्यू का मान दे रखा, C का मान हमें पता है, लैम्डा का मान हमने निकाल लिया, और लैम्डा का मान निकाल के हमें पता चल गया कि ये जो तरंग दैर्ध्य का भाग है ये रेडियो तरंग के अभिलाक्षणिक तरंग दैर्ध्य है। रेडियो तरंग के अभिलाक्षणिक तरंग दैर्ध्य है ये रेडियो तरंगे है ना ये।
10⁻0 से 10⁻2, क्योंकि यहाँ कोई घात तो है ही नहीं। 10⁻0 से 10⁻2 रेडियो तरंगों में आता है। एक क्वेश्चन ये देखिए आप, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का परास बैंगनी 400 nm से लाल 750 nm तक है। इन तरंग दैर्ध्यों को आवृत्तियों में प्रकट कीजिए। अब ये इन्होंने तरंग दैर्ध्य दे रखी हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का परास बैंगनी का इतना और लाल का इतना, तो हमें इन्हें आवृत्ति में चेंज करना। लैम्डा का मान दे रखा, न्यू का मान निकाल लेंगे, सी का मान हमें पता है, तो पहले हमने निकाल लिया न्यू बराबर c/λ। सी का मान रख लिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और लैम्डा का मान 400 × 10⁻9। nm का मतलब होता है नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। तो 10⁻9 से हमने गुणा कर दी, तो ये आगे 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज। लाल प्रकाश की आवृत्ति निकाल ली। ऐसे हमने न्यू बराबर c/λ। सी का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा का मान दे रखा 750 nm, 10⁻9 से गुणा कर दिया, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज आ गया। तो दृश्य स्पेक्ट्रम का परास आवृत्ति के रूप में 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक है। ये दृश्य स्पेक्ट्रम का परास है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप करेंगे। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें आप अपनी नोट्स वाली कॉपी में ही कर लेंगे। इसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक है वो है मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत किन तथ्यों को नहीं समझा सका। ये जो हमने पढ़ा, ये हमने वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति पढ़ी। अब हम वैद्युत चुंबकीय विकिरण की कण प्रकृति पढ़ेंगे। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत किन तथ्यों को नहीं समझा सका। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन तथ्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत था वो कुछ तथ्यों को नहीं समझा पाया था, तो फिर बाद में प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन तथ्यों की व्याख्या की थी। जैसे देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी। मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत की कमियां, जो मैक्सवेल ने तरंग सिद्धांत दिया था उसमें 3 मुख्य कमियां थी। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रकाश की घटनाओं को समझाने में सफल रहा, लेकिन कुछ नई घटनाओं को समझाने में सफल नहीं हो सका, जो निम्न प्रकार है। मतलब ये जो मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत था, ये प्रकाश की घटनाओं को तो समझाने में सफल रहा। वैद्युत चुंबकीय, यहाँ पे तरंग आएगा, तरंग सिद्धांत प्रकाश की घटनाओं को समझाने में सफल रहा, लेकिन कुछ नई घटनाओं को समझाने में सफल नहीं हो सका। जैसे पहला था कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसी काली वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि जो वैसी वस्तुएं होती हैं लाइट, उनमें से विकिरण उत्सर्जित होता है, लेकिन बाद में पता चला कि काली वस्तुओं से भी विकिरण उत्सर्जित होता है। उसकी ये व्याख्या नहीं कर पाया, इसे कृष्णिका विकिरण कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाया। जब प्रकाश कुछ धातुओं से टकराता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न होना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। जब प्रकाश कुछ धातुओं से टकराता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न होना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश जब कुछ धातुओं से टकराता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं, उसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसकी व्याख्या नहीं कर पाया ये। रेखीय स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। कुछ तत्वों द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। ये तत्वों की पहचान में सहायक होती हैं। मतलब स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं उत्पन्न होती हैं उसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये तत्वों की पहचान में सहायक होती हैं। इसको नहीं समझा पाया। तो बाद में इन तथ्यों की व्याख्या करी प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा उपरोक्त तथ्यों की व्याख्या। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको बताया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत वैद्युत चुंबकीय विकिरण की कण प्रकृति की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने उपरोक्त तथ्यों की व्याख्या निम्न प्रकार की। पहला, इन्होंने कहा कि विकिरण ऊर्जा सतत रूप से उत्सर्जित या अवशोषित नहीं होती। जैसे मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि विकिरण जो है कंटिन्यूस उत्सर्जित या अवशोषित हो रहा लगातार, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा। देखने में तो ऐसा लगता है ना, सूर्य का प्रकाश भी हमें देखने में ऐसा लगता है कि सतत रूप से उत्सर्जित हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है ये भी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में
उत्सर्जित या अवशोषित होता है, और उन बंडलों को कहते हैं क्वांटम या फोटोन। देखिए, विकिरण ऊर्जा सतत रूप से उत्सर्जित या अवशोषित नहीं होती है। इसका उत्सर्जन तथा या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, पैकेटों के रूप में। ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटम या फोटोन कहते हैं। तो ये क्वांटम या फोटोन का अर्थ क्या है? ऊर्जा का पैकेट, ऊर्जा का बंडल। दूसरा देखिए आप, प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। प्रत्येक क्वांटम जो है, फोटोन जो है, उसकी ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। यदि कैपिटल ई क्वांटम की ऊर्जा न्यू आवृत्ति हो, तब ई समानुपाती क्या होगा? न्यू, या ई बराबर होगा एच न्यू। और एच क्या है यहाँ? प्लांक स्थिरांक 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक स्थिरांक का मान होता है। न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, तो फॉर्मूला बनेगा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रख दिया, तो ई हो गई ऊर्जा, सी हो गया प्रकाश का वेग, और लैम्डा हो गया यहाँ पर तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और एच आपने अभी ऊपर पढ़ा ही, प्लांक स्थिरांक। तो किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या अवशोषित ऊर्जा की कुल मात्रा क्वांटम के पूर्ण गुणित होती है। भाई, कोई भी वस्तु कुल कितनी ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करेगी, वो क्वांटम के पूर्ण गुणित होगी। ई बराबर एन एच न्यू। कितने क्वांटम है? 1 2 3, एन क्या है? पूर्णांक संख्या 1 2 3 4। तो ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, जिसने ये कहा कि ऊर्जा सतत रूप से उत्सर्जित या अवशोषित नहीं होती। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटम कहते हैं। और एक फोटोन या क्वांटम की ऊर्जा होती है ई बराबर एच न्यू, या एच सी अपॉन लैम्डा। यदि कोई आपसे ये पूछे कि एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, तो आप कहेंगे ई बराबर एच न्यू, या एच सी अपॉन लैम्डा। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखिए आपकी बुक में भी दे रखा है। 5×10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। यह आवृत्ति दे रखी है। यहाँ पहले तो आप एक फोटोन की ऊर्जा निकालेंगे, फिर आप 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना करेंगे। 1 मोल फोटोन होंगे अवोगाद्रो संख्या के बराबर। ठीक है, तो न्यू का मान आपको दे रखा। देखिए, न्यूमेरिकल करने का तरीका ये होता है, पहले तो जो वैल्यू आपको दी गई है उनको आप रखें। जैसे न्यू का मान दे रखा है इन्होंने 5×10⁻14 सेकेंड इनवर्स या हर्ज। एच का मान आपको बता 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ऊर्जा आप निकाल लेंगे ई बराबर एच न्यू, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। ई का मान आपको ज्ञात करना है ना, इसमें ई बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे पहले। तो ई बराबर यहाँ पर एच न्यू 6.626 × 10⁻34, न्यू का मान 5×10⁻14, इसे कैलकुलेट किया 3.313 × 10⁻19 जूल आ गया है। तो ये तो एक फोटोन की ऊर्जा आई, और हमें निकालनी है 1 मोल फोटोन की ऊर्जा। और 1 मोल फोटोन बराबर होंगे अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो 1 फोटोन की ऊर्जा तो इतनी, तो इतनों की कितनी, ये ऐसे आप कर लेंगे इसको। 1 फोटोन की ऊर्जा इतनी, और यहाँ पर देखिए आप ध्यान से बुक में 23 फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी उसे गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 199.51 किलो जूल प्रति मोल। इस तरह से इसको आप कर लेंगे। इसी तरह देखिए आप बुक में एक और क्वेश्चन दे रखा है 100 वाट का जैसे ये क्वेश्चन दे रखा 100 वाट का एक बल्ब 400 nm वाली तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। तो इन्होंने यहाँ पर बल्ब की वैद्युत शक्ति दे रखी 100 वाट, यानी कि 100 जूल सेकंड दे दी। एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? ई बराबर एच न्यू, या एच सी अपॉन लैम्डा। तो एच का मान तो 6.626 × 10⁻34 है, और सी प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और तरंग दैर्ध्य का मान दे रखा है इन्होंने 400 nm, 400 × 10⁻9। तो ये एक फोटोन की ऊर्जा आ गई। और इन्होंने पूछा क्या कि बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। कुल ऊर्जा इन्होंने दे रखी है। बल्ब की वैद्युत शक्ति 100 वाट है,
एक फोटोन की ऊर्जा हमने निकाल ली, हमें फोटोनों की संख्या निकालनी, तो हम क्या करेंगे, फोटोन की संख्या निकालने के लिए कुल ऊर्जा को एक फोटोन की ऊर्जा से भाग दे देंगे। तो ये आ गया उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बराबर 100 जूल सेकंड अपॉन 4.969 10 की पावर -19 जूल। इसको आप यहाँ लिख भी सकते हैं, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बराबर कुल ऊर्जा अपॉन एक फोटोन की ऊर्जा, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कुल ऊर्जा अपॉन एक फोटोन की ऊर्जा। ये फॉर्मूला लग गया। तो कुल ऊर्जा 100 जूल सेकंड, 100 जूल प्रति सेकंड है, और एक फोटोन की ऊर्जा 4.969 × 10 की पावर -19 जूल है। तो भाग देगा आ गया 2.012 × 10 की पावर 20 सेकंड इनवर्स। प्रति सेकंड इतने फोटोन उत्सर्जित होंगे। इस तरह से कर लेंगे आप इनको दोनों को, ये क्वेश्चन आप दोनों कर लेंगे। इन्हें रहने दीजिए दो को, दो कुछ अजीब से हैं, ठीक है। इसके बाद में एक टॉपिक और पढ़ा देती हूँ छोटा सा, उससे अगला टॉपिक तो फिर काफ़ी बड़ा है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या थोड़ा सा पढ़ा देते हैं इसके बारे में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालने पर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो उसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्पन्न होना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। इस घटना को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। देखिए इसका एक चित्र भी है, मैं आपको दिखाती हूँ बुक में। ये रहा, देखिए यहाँ देखिए बुक में, देखिए ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव का चित्र है। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये इसका चित्र है। तो देखिए ये यहाँ पर एक विसर्जन नली है, इसमें एक बैटरी से जोड़ रखा है, इसको वैद्युत धारा मापी लगा रखा है, और उसमें निर्वात उत्पन्न कर रखा, और यहाँ पर ये धातु की एक प्लेट लगा दी, ठीक है, और इस पर ये प्रकाश डाला जा रहा है। इस धातु की सतह पर ये प्रकाश डाला जा रहा है। तो जब प्रकाश, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की प्लेट पर पड़ता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को ये संसूचक डिटेक्ट कर रहा है, जैसे वैद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें, तो इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। धातु की सतह पर यहाँ पर ये प्रकाश इस पर जब डाला जा रहा है तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न होना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। इस घटना को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं, मतलब धातु की सतह से जैसे प्रकाश पुंज टकराता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे उसमें से। दूसरा, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। निष्कासित माने निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, निष्कासित ये बुक में भी दे रखा है यहीं पे। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा प्रकाश होगा, प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ज़्यादा होगी। निष्कासित मैंने निकलना। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे ν0 से प्रदर्शित करते हैं, देहली आवृत्ति को ν0, ठीक है। मतलब प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। जब भी हम किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं तो उसके लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है कि उस आवृत्ति का प्रकाश जब हम उस धातु पर डालेंगे
तो तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो उस आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति, न्यू जीरो लिखा हुआ देखो यहाँ पर, ये नीचे इसमें जीरो बना हुआ है। इससे कम आवृत्ति पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। अगर हम उससे कम आवृत्ति का प्रकाश उस पर डालेंगे धातु पर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। भाई किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जैसे डालेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, और धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जैसे जितना अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जैसे देहली आवृत्ति न्यू जीरो, ये मैंने यहाँ लिख दिया देखो, न्यू जीरो कहते हैं। इससे कम आवृत्ति पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आप इसको, जो मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया है, इसे आप अच्छे से वीडियो को देख करके इसको समझ लेंगे, अच्छे से अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। ये जो न्यूमेरिकल मैंने बुक में बताए हैं इनको भी आप अपनी इस थ्योरी वाली कॉपी में ही कर लेंगे अच्छे से, और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर मैं आगे आपको परमाणविक स्पेक्ट्रम इसमें पढ़ाऊँगी, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।